अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शासिफ हाशमी और आज मैं एक और गाड़ी का रिव्यू लेके आया हूँ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस तरह से कि ये गाड़ी MG HS तो है, लेकिन ये PHEV है। प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन होती जा रही हैं और हर दूसरा चाइनीज़ ब्रांड अब प्लग इन गाड़ी ही लॉन्च कर रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि ये गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, पावरफुल होती हैं और इसके अलावा एवरेज भी अच्छी देती हैं। फिर एट द सेम टाइम ये गाड़ियाँ फ्यूल भी लेती हैं, तो आप इसको जैसे मर्जी चलाएं, कोई इशू नहीं है। तो ये गाड़ियाँ ओवरऑल एक बहुत अच्छा पैकेज होती हैं और आज इस गाड़ी को मैं टेस्ट ड्राइव करने वाला हूँ ताकि ऑन रोड पता लगे कि ये गाड़ी जो फिगर्स क्लेम करती है वो देती है या नहीं। और इसके अलावा जहाँ तक बात है परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो ये गाड़ी 267 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। 267 एक अच्छा खासा मैसिव फिगर है। रोड पे टेस्ट करेंगे कि ये फिगर किस हद तक काम में आता है। और जहाँ तक बात है लग्जरी की, तो ये भी इस गाड़ी की बहुत अच्छी है। ड्राइव इस गाड़ी कैसी है ये भी रिव्यू में कवर करूंगा। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की, तो इसकी डिमांड 1 करोड़ 1 लाख रुपए है। ये इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है और सेगमेंट मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आपने ब्रांड न्यू कार भी लेनी है तो भी सेगमेंट मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। हमारी 2 ब्रांचेस हैं, रावलपिंडी में एक मरी रोड पे और फिर रावलपिंडी में GT रोड पे ये वाली ब्रांच। तो खैर ओवरऑल इट्स अ ग्रेट plug-in hybrid SUV and today I'm going to review it. Alright, driving the MG HS PHEV. PHEVs पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आने लग गई हैं। हर ब्रांड PHEV बना रहा है। हेवल ने भी रिसेंटली S6 PHEV लॉन्च की है। MG वैसे काफ़ी पहले से PHEV ऑफर कर रहा है। ये प्री फेसलिफ्ट में भी आती थी, लेकिन तब कोई बहुत ज़्यादा चली नहीं। बट अब ये गाड़ी काफ़ी चल रही है क्योंकि लोगों को PHEV की अवेयरनेस आ गई है। और पाकिस्तान में PHEV ही सबसे ज़्यादा कामयाब है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक का इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं, ऊपर से बिजली भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महंगी है और लोड शेडिंग भी होती है। तो इस सब से बचने के लिए PHEV मेरे ख्याल से बेहतर ऑप्शन है। जब बिजली नहीं है तो आप पेट्रोल यूज़ करें, और जब बिजली है तो फिर आप इसको चार्ज करके इससे ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस तो ले ही सकते हैं, लेकिन ये गाड़ी आपको एवरेज भी अच्छी देगी। और PHEV की सबसे बेस्ट चीज़ इस गाड़ी की परफॉर्मेंस ही होती है। ये गाड़ियाँ इंस्टेंटली फास्ट होती हैं। अब कहने को ये गाड़ी सिर्फ 15 सीसी है, लेकिन ये 267 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। अब परफॉर्मेंस फिगर्स, गाड़ियों के एक्सेलरेशन, ये चीज बिल्कुल खेल बन चुकी है। पहले 250 हॉर्स पावर बड़ा फिगर होता था, बट अब ये हर दूसरी गाड़ी में आ रहा है, ये जो नई गाड़ियां आ रही हैं। और ये गाड़ी है भी इंस्टेंटली फास्ट। अभी जो रिसेंटली S6 PHEV आई है वो गाड़ी मोस्टली रोड का साथ कम्पीट कर सकती है। इसी तरह शार्क अच्छा खासा बड़ा ट्रक होते हुए बड़ी बड़ी SUV और परफॉर्मेंस कार्स को बीट कर सकता है। सेम गोस फॉर दिस कार। इतनी सी गाड़ी होते हुए ये गाड़ी 267 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। अब ये चीज़ हम रोड पर टेस्ट भी करेंगे कि ये 267 हॉर्स पावर वाकई में डिलीवर करती भी है या नहीं। और बाकी जहाँ तक बात है MG HS की, तो पाकिस्तान में ये गाड़ी इनिशियली जब लॉन्च की गई थी तो बहुत सारा पॉपुलर हुई थी क्योंकि इसकी लुक्स, इंटीरियर सब कुछ बहुत ज़बरदस्त था। बट एवरेज की वजह से ये गाड़ी पाकिस्तान में थोड़ा रह गई। अब इस गाड़ी की एवरेज भी बेहतर कर दी गई है, तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी काफ़ी चलने वाली है। रिसेंटली MG HS को फेसलिफ्ट किया गया है, ये फेसलिफ्ट वाला वर्जन है और इसमें ये मोनाको ब्लू इंटीरियर ऑफर किया गया है जो कि बहुत खूबसूरत है। बाकी इसके अलावा राइड क्वालिटी भी इस गाड़ी की अच्छी है, बट चाइनीज़ गाड़ियों में एक चीज़ आपको थोड़ी बहुत फील होती है, वो है बिल्ड क्वालिटी का लैग। अभी इस गाड़ी में टक टक की आवाज़ आ रही है, खड्डों पे आती है। आई एम नॉट श्योर कि ये क्या है, बट ये अनॉय कर रही है और मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा ये कहाँ से आ रही है, बट आ रही है और ये कहने को नई गाड़ी है। खैर इसके अलावा जहाँ तक बात है इंटीरियर की बिल्ड क्वालिटी की, तो ये सिविक वगैरह से बहुत ज़्यादा बेहतर है। इंटीरियर में इसकी एम्बिएंट लाइटिंग भी मर्सिडीज ऐसी खूबसूरत दी गई है। फीचर्स के लिहाज से भी काफ़ी इक्विप्ड है, बट परफॉर्मेंस के लिहाज से जो इसकी इंप्रूवमेंट्स की गई हैं ये टोटली वर्थ इट हैं। इसके अलावा जिस प्राइस ब्रैकेट पे ये गाड़ी लाई करती है, इस प्राइस के आसपास भी कोई गाड़ी इसको कम्पीट नहीं कर सकती। सिविक RS इससे पहले एक तेज गाड़ी कंसिडर की जाती थी, बट ये बहुत ज़बरदस्त है। बाकी राइड क्वालिटी इस गाड़ी की अच्छी है। इंटीरियर में जो ओवरऑल नॉइस है ये भी काफ़ी रिड्यूस्ड है, इंस्टॉलेशन यहाँ पे अच्छी की गई है। लेकिन जो हाइब्रिड और PHEVs होती हैं इनका ड्राइविंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें रीजन ब्रेकिंग आती है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। इसकी आप इंटेंसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, हार्ड, नॉर्मल या फिर बिल्कुल लो कर सकते हैं। रीजन से बेसिकली होता यह है कि गाड़ी जो इसकी इलेक्ट्रिक मोटर है उसको चार्ज करती है। जैसे आप रेस से पाँव उठाते हैं, गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग करके बैटरी को चार्ज करती है। खैर ये सब चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस गाड़ी का 0 to 100 करके चेक करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंपनी क्लेम करती है कि ये 7.1 में 0 to 100 करती है, 7.1 सेकंड में, बट ऑन रोड देखते हैं कि ये क्या फिगर देती है। इसको मैं स्टैंड स्टिल पे ले आया हूँ और देखते हैं कि गाड़ी 0 से 100 के अंदर में करती है। तो 3, 2, 1। इसका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है और ये वाज़ेह फील होता है कि ये गाड़ी की पावर को कट कर रहा है। अगर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ना हो तो इसमें व्हील स्पिन भी बहुत होगा और इसका 0 to 100 थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, बट
स्टिल पावर आपको फील होती है कि इसमें बहुत ज़्यादा है। जैसे ही ट्रैक्शन कंट्रोल बंद होता है ये गाड़ी एकदम से दोबारा निकलती है। इवन ये 70-80 पे भी व्हील स्पिन करती है, इतनी पावरफुल है। ओके, 0 to 100 इस गाड़ी काफ़ी क्विक था और ट्रैक्शन कंट्रोल को काफ़ी हद तक लिमिट करता है, बट स्टिल ये एक अच्छा फिगर है। और ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ हो तो ऑब्वियसली ये गाड़ी बहुत ज़्यादा व्हील स्पिन करेगी। है ये फ्रंट व्हील ड्राइव, इतनी ज़्यादा पावर के साथ वैसे मेरे ख्याल से गाड़ी को और भी होना चाहिए। बाकी इसके अलावा इंटीरियर फीचर्स गाड़ी के अच्छे दिए गए हैं। इसमें 360 कैमरा तो है ही, लेकिन यहाँ पे इसका अच्छा फीचर ये है कि जहाँ कहीं मैं इंडिकेटर ऑन करता हूँ वहाँ का कैमरा ऑन हो जाता है। अगर लेफ्ट में लेफ्ट का इंडिकेटर दूँ तो लेफ्ट का कैमरा ऑन हो जाएगा, राइट का इंडिकेटर दूँ तो राइट का कैमरा ऑन हो जाएगा, जो कि काफ़ी हद तक असिस्ट करता है। फिर क्योंकि इस गाड़ी का इंटीरियर भी वाइट है, रूफ भी वाइट है और पैनोरामिक रूफ भी दी गई है, तो यहाँ पे फील भी काफ़ी लाइवरी सी आती है। PHEV वाली गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स नहीं आते और उनका मेरे ख्याल से कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता भी नहीं है। अगर बात की जाए इसके मीटर की तो इसका डिस्प्ले भी काफ़ी हाई क्वालिटी है और यहाँ पे ये स्पीड वगैरह शो कराता है, लेकिन यहाँ पे जो गेजेस हैं ये दो दिए गए हैं, एक फ्यूल का और फिर एक बैटरी का। बैटरी पे आपको परसेंटेज शो करवा रही है। अगर कुछ टेक्निकल बातें की जाए तो ये गाड़ी 16.6 किलोवाट की बैटरी ऑफर करती है, जो कि प्योरली PHEV के लिए है। ये हाइब्रिड बैटरी नहीं है, वो अलग होती है। और PHEV पे ये गाड़ी आपको तकरीबन 50-60 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। प्योरली ये 50 किलोमीटर EV पे चल सकती है और एवरेज गाड़ी आपको कंपनी जो क्लेम करती है वो तकरीबन 15 से 50 तक की दे सकती है। 15 वैसे ही जैसे कि आप इसको फ्यूल पर चलाएं सीधा सीधा चार्ज किए बगैर, और अगर आप इसको फुल चार्ज करके चलाएं तो ये आपको 50 प्लस की एवरेज भी दे सकती है। और जैसे ही आप इस गाड़ी को चार्ज करके यूज़ करना शुरू करते हैं आपको पावर में फ़र्क फील होगा। अभी मैं इस गाड़ी को जितना टाइम मैंने यूज़ किया है ये सिर्फ EV पे चल रही है, प्योरली इंजन ऑन ही नहीं हुआ, यानी कि इसने 1 रुपये का भी फ्यूल नहीं लिया। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। बट जैसे इसकी बैटरी एंड होगी तो फिर ये गाड़ी प्योरली फ्यूल पे आ जाएगी। अपने प्राइस ब्रैकेट में ये गाड़ी बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इससे थोड़े ही कम पैसे में आपको ग्रैंडी मिलेगी, इसी के आसपास आपको एलेंट्रा मिलेगी और इसी के आसपास ही आपको सिविक भी मिलेगी। बट फीचर्स के लिहाज से कोई भी गाड़ी इसके करीब नहीं आती। अगर आपके घर पे सोलर लगा हुआ है और आपको एक बड़ी गाड़ी चाहिए तो इससे बेहतर ऑप्शन मेरे ख्याल से नहीं है मार्केट में फिलहाल। सस्पेंशन इस गाड़ी का थोड़ा हार्ड है, मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा हार्ड फील हुआ है। स्पोर्ट्स वगैरह से सॉफ्ट होती हैं, वैसे इसकी राइड स्मूथ और फ्लो ही है, लेकिन जैसे ये गाड़ी खड्डों में लगती है तो ये ढस ढस करके लगती है। ये चीज़ मेरे ख्याल से बेहतर हो सकती थी। अपनी प्राइस पॉइंट ये वन प्लस महंगी गाड़ियों से भी ये गाड़ी सरप्राइजिंगली हद तक ज़्यादा फास्ट है। लग्जरी के लिहाज से हर किसी की अपनी ओपिनियन है, बट इस प्राइस पॉइंट पे ये सबसे बेहतरीन इंटीरियर है। बाकी जहाँ तक बात है पार्ट्स की, तो ये गाड़ी पाकिस्तान में काफ़ी अच्छे से आ रही है MGHS, और आई एम श्योर कि इसके पार्ट्स पिछली गाड़ी के साथ इंटरचेंजेबल होंगे। मैकेनिकल पार्ट्स, इंजन के पार्ट्स डिफरेंट होंगे क्योंकि ये PHEV है, उसका कुछ नहीं कर सकते, बट कंपनी से ऑब्वियसली पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। ये कंपनी पाकिस्तान में काफी टाइम से ऑपरेट कर रही है और इसका डीलरशिप नेटवर्क भी काफी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। बाकी जहाँ तक बात है होंडा, सुजुकी, टोयोटा वगैरह की, तो वो इनोवेशन तो ला रहे हैं लेकिन बहुत आहिस्ता। टोयोटा वगैरह अभी तक सिर्फ हाइब्रिड में मूव हुए हैं, जबकि ये गाड़ियां हाइब्रिड, प्लग इन हाइब्रिड, टर्बो चार्ज भी मूव हो चुकी हैं और इसी वजह से इनकी मार्केट पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन सब थोड़े पुराने हो गए हैं और उनमें इस तरह की पावर, इस तरह की फील, इस तरह की एक्सीलरेशन एकदम से नहीं आती, जबकि इन गाड़ियों में बहुत सारी ऊपर चीज़ें लगाई जाती हैं, इलेक्ट्रिक मोटर लगाई जाती है, ट्विन टर्बोस लगा दिए जाते हैं, जिससे गाड़ियाँ बहुत तेज हो जाती हैं। और फ्यूचर यही है, बड़े इंजन वाला एरा काफ़ी हद तक खत्म होता जा रहा है। ऑल्दो V8 की साउंड कोई और गाड़ी मैच नहीं कर सकती, बट ये गाड़ियाँ कौन सी पहले कोई V8 थी, तो इनमें जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी स्लैप ऑन कर दी जाए उतना बेस्ट है। बट ऑब्वियसली इससे कॉस्ट और मेंटेनेंस भी थोड़ी बढ़ती जाती है। अपने प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसके आसपास की जितनी गाड़ियाँ हैं कोई भी इतनी ज़्यादा लग्जरियस भी नहीं है और ना ही तेज़ है। होंडा, सुजुकी, टोयोटा ये ऐसा इनोवेशन कर रहे हैं। टोयोटा सिर्फ अभी तक हाइब्रिड पे मूव हुआ है, होंडा वगैरह वही मूव नहीं हुए। होंडा में सिर्फ टर्बो पे गई है, जबकि ये गाड़ियां हाइब्रिड, प्लग इन हाइब्रिड, ट्विन टर्बो चार्ज, सिंगल टर्बो, फलानी XYZ बहुत सारी चीज़ें ऐड किए जा रही हैं, जिससे ये गाड़ियां तेज़ी बहुत होती जा रही हैं और मार्केट भी बनाती जा रही हैं। तो टोयोटा कंपैरेटिवली इस लिहाज से काफ़ी स्लो है और इसी वजह से कोरोला क्रॉस भी इतनी चली, ग्रैंडी की मार्केट भी स्लो हो गई है। अब जब तक मेरे ख्याल से टोयोटा पाकिस्तान में हाइब्रिड कोरोला नहीं लाता या कोई अच्छी प्लग इन हाइब्रिड गाड़ी नहीं लाता तो उसकी मार्केट इसी तरह स्टेगनेंट रहेगी। ये गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा इन होती जा रही हैं, मेनली अपनी पावर की वजह से। ऑल्दो बड़े इंजन्स की एक अपनी फील होती थी, अपना ग्राउल होता था, बट ये गाड़ियाँ पहले कौन सी कोई V8 थी, तो इनमें जितनी बड़ी टेक्नोलॉजी स्लैप ऑन कर दी जाए उतना बेहतर है, उतनी गाड़ियाँ तेज़ हो जाएंगी और फिर एफिशिएंट भी होती जाती हैं। बट ऑब्वियसली इससे एक ड्रॉबैक भी है, वो ये है कि इनकी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इंजन में जितनी ज़्यादा टेक हो, इंजन उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाता है, तो इसलिए इस गाड़ी का काम हर जगह से इजीली नहीं हो पाएगा। लेकिन इसका डीलरशिप नेटवर्क भी पाकिस्तान में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। MG पाकिस्तान में काफ़ी अच्छे से आ रही है और इसके पार्ट्स पुरानी MG के साथ काफ़ी हद तक इंटरचेंजेबल भी होंगे, क्योंकि जनरेशन वही है, सिर्फ फेसलिफ्ट किया गया है इसको। ओके, तो लेट्स हैव द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। इस गाड़ी को पाकिस्तान में रिसेंटली फेसलिफ्ट किया गया है और फेसलिफ्ट में इस गाड़ी का ऑलमोस्ट पूरा ही फ्रंट एंड चेंज कर दिया गया है। हेडलाइट इस गाड़ी की अब LED में है और इसके अलावा DRL इसकी पहले से बेहतर कर दी गई हैं। आगे इसमें नीचे यहाँ पे फिर ये इंडिकेटर्स दिए गए हैं। बाकी इन सबसे ये गाड़ी फ्रंट पे ऑफर नहीं करती, सिर्फ बैक पे आते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे इसका रडार दिया गया है,
फ्रंट डिस्क अब काफी हद तक ब्लैकआउट कर दिया गया है आजकल की मोस्टली नई कार्स की तरह, और कुछ यहाँ पे मैट सिल्वर के एक्सेंट्स दिए गए हैं जो कि इसके लुक्स को बेहतर बना रहे हैं। बाकी इसके अलावा इसमें वाइपर रेन सेंसिंग है, हेडलाइट्स ऑटोमेटिक हैं और इसके रिम का डिजाइन भी फेसलिफ्ट में चेंज कर दिया गया है। बाकी इस गाड़ी की जहां तक बात है फीचर्स की, तो इसमें साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें भी ऑटो वाला फीचर आता है और इनमें 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी दिया गया है। प्री साइड मिरर हैं भी हीटेड और इसके अलावा बाकी सब कुछ यहाँ पे काफी फ्लोई सा है, कोई खास कटलाइंस नहीं दी गई, सब कुछ काफी स्मूथ है। और इसके अलावा बाकी यहाँ पे क्रोम थोड़ा बहुत यूज किया गया है विंडोज के आसपास और डोर हैंडल्स में। स्मार्ट एंट्री ये गाड़ी ऑफर करती है। फिर जहां तक बात है एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो साइज के लिहाज से गाड़ी एक मिड साइज एसयूवी है। इस एरा की स्पोर्टेज वगैरह जो थी ये गाड़ी उन जितनी ही है, नई बार स्पोर्टेज एल अभी से ज्यादा बड़ी कर दी गई है, बट ये साइज मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा मैनेजेबल है। साइज के लिहाज से ये कॉम्पैक्ट सी है और पावर के लिहाज से बहुत जबरदस्त है। लेकिन ये सारी पावर जैसा कि मैंने टेस्ट ड्राइव में बताया था सिर्फ फ्रंट व्हील्स पे है, तो ये गाड़ी व्हील्स में बहुत करती है। अगर ये और व्हील होती तो मेरे ख्याल से बेहतर था, बट स्टिल इट्स ओके। बाकी इसके अलावा इस गाड़ी में एंट्री एक्सिट भी आसान है क्योंकि गाड़ी आपकी हाइट पे ही है और सिविक से ये गाड़ी इसी लिहाज से बेहतर ऑप्शन है। एक तो इस गाड़ी में आप बैठ के निकल इजीली सकते हैं और इसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से भी गाड़ी डिसेंट है। ये दोनों चीजें सिविक में आपको तंग करती हैं। गाड़ी वो ब्रेकर पे नीचे भी लगती है दो लोग बैठे हो तो, और इसके अलावा वो गाड़ी ओवरऑल है भी काफी नीचे, तो उसमें बैठते हुए भी और निकलते हुए भी आपको थोड़ी सी मुश्किल फेस होती है। बाकी इसके अलावा ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ ऑफर करती है। वर्जन इसमें पाकिस्तान में काफी सारे आ रहे हैं और इसमें यहाँ पे भी फ्यूल डोर दिया गया है जो कि बेसिकली फ्यूल डोर नहीं है, यहाँ से आप इस गाड़ी को चार्ज करेंगे। फ्यूल डोर इसका लेफ्ट साइड पे आता है, दोनों तरफ ही आइडेंटिकल ये कप्स दिए गए हैं, यहाँ से चार्ज होगी वहां से फ्यूल डलेगा। और जहां तक बात है इस गाड़ी की रेयर एंड की, तो ये भी ज्यादा बेहतर कर दिया गया है पहले से। पहले ये बिल्कुल गोल मोल सा था, अब इसको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बल्कि सा बना दिया गया है हालांकि डायमेंशंस पहले जैसी ही, लेकिन कट लेंथ यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग और शार्प कर दी गई है। टेल लाइट्स यहाँ पे काफी ज्यादा मोटी कर दी गई हैं जिससे इसकी एक बल्कि सी लुक आती है। बाकी जहाँ तो 12 फीचर्स की, तो यहाँ पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, फ्रंट पे नहीं है, आई एम नॉट श्योर व्हाई। और बाकी एग्जॉस्ट की गाड़ी बैक पे डुअल ऑफर करती है, ये मेरे ख्याल से काफी अच्छी चीज है और ये दोनों ही प्रॉपर फंक्शनल है। टेल किट भी इस गाड़ी में पावर्ड है, ये इस कैटेगरी की मोस्टली गाड़ियां ऑफर करती हैं। अनलॉक होने पे ऑल द वे अब जाएगा। ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी ये गाड़ी जबरदस्त है, प्राइस पॉइंट के लिहाज से भी गाड़ी जबरदस्त है। 1 करोड़ 1 लाख, 1 करोड़ 1 लाख या 2 लाख में आपको सिविक मिलती है जो कि फीचर्स के लिहाज से इससे आधी भी नहीं होती, पावर के लिहाज से भी इससे काफी कम है। कहने को टर्बो बहुत ज़्यादा तेज थी 1.5 टर्बो, लेकिन जब से ये प्लग इन हाइब्रिड्स आना शुरू हुई हैं ये एक अलग ही लेवल पे हैं, तो ये गाड़ी इजी टर्बो को बीट कर सकती है। बाकी इसके अलावा इसके रेयर बेंचों को फोल्ड करके आप इसकी ट्रंक कैपेसिटी को ज़्यादा स्पेशियस बना सकते हैं, डिग्गी की हाइट आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। फिलहाल ये नीचे ही लॉक की हुई है, अगर मैं इसको ऊपर करके ये बटन दबा के रखूंगा तो इसकी नई हेड सेट हो जाएगी। अब ये बेल हुई है और इस बेल से अब मैं जब भी डिग्गी खोलूंगा तो ये इतना ही ऊपर जाएगी इसके बाद। बाकी इसके अलावा इसकी हाइट को मैं अंदर से भी एडजस्ट कर सकता हूँ। वाइपर यहाँ पे दिया गया है, स्पॉइलर, ब्रेक लैंप वगैरह सब कुछ पहले जैसा ही है। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी की इंटीरियर की, तो फेसलिफ्ट में इसके अंदर एक और कलर टोन ऑफर कर दी गई है और यह है मोनाको ब्लू। मोनाको ब्लू में आइवरी और ब्लू ब्लैक का कॉम्बिनेशन यूज किया गया है जो कि इसके इंटीरियर को बहुत ब्राइट और फिट सी वाइब देता है। बाकी इसके अलावा फीचर्स यहाँ पे मॉडल पहले जैसे ही हैं, लेकिन हर चीज़ थोड़ी इंप्रूव्ड है। स्टीयरिंग व्हील गाड़ी में बॉटम कट है, लेकिन PHEV में पैडल शिफ्टर्स नहीं आते। फिर इसका मीटर कहने को वैसा ही है डायमेंशंस के लिहाज से, लेकिन यहाँ पे स्क्रीन फीचर्स के लिहाज से बहुत इंप्रूव कर दी गई है। ग्राफिक्स भी यहाँ पे बेहतर हैं और क्वालिटी भी इंप्रूव्ड है। फिर इसके अलावा हेडर के कंट्रोल्स में फ्लिप्ड हैं, वाइपर के कंट्रोल नॉर्मल से हैं ये ऑटो दोनों, और डैशबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी भी इसकी अच्छी है। मल्टीमीडिया स्क्रीन भी साइज के लिहाज से पहले जैसी ही है, लेकिन यहाँ पे फीचर्स इंप्रूव किए गए हैं। एम्बिएंट लाइटिंग भी यहाँ पे वैसी ही दी गई है पहले जैसी, बट ये पहले भी काफ़ी अच्छी थी, तो यहाँ मेरे ख्याल से इंप्रूवमेंट का खास स्कोप था नहीं। इसके अलावा सब कुछ यहाँ पे पहले जैसा ही है, वेल लेड आउट है। गियर सेलेक्टर इसमें चेंज कर दिया गया है, अब ये इलेक्ट्रॉनिक है और गियर के बीच में इसको इस तरह से स्विच करेंगे BMW की तरह। BMW में जो आई ड्राइव आता है उनमें इसी तरह अनलॉक का बटन दिया गया होता है और गियर फिक्स होता है। बाकी यहाँ पे फिर कुछ और कंट्रोल्स कम कर दिए गए हैं। सुपर स्पोर्ट का बटन निकाल दिया गया है स्टीयरिंग व्हील से, लेकिन यहाँ फिर EV का बटन ऐड कर दिया गया है। और इसके अलावा रीजन ब्रेकिंग ये सब कुछ इसी गाड़ी में है। ये सब क्या होता है मैंने टेस्ट ड्राइव में एक्सप्लेन किया है। और बाकी पार्किंग ब्रेक वगैरह यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक है। सेंटर के स्पेस के लिहाज से बस ठीक है और इसमें कूल बॉक्स भी दिया गया है। सीट्स इसकी पूरी ही लेदर की फिनिश में है और यहाँ भी काफी ग्रेपी और 2 टोन में है। फिर ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल भी हैं। सेम लेदर इसका डोर्स के अंदर कंटिन्यू किया गया है। विंडोज में चारों सिंगल टैप वाली हैं। रूफ इसमें आइवरी है तो इसकी फील भी काफी ब्राइट है। और इसके अलावा ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है। एयर बैग्स भी ये गाड़ी 6 ऑफर करती है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये है कि अभी ये गाड़ी कहने को इसका इंजन बंद है और EV पे खड़ी है, लेकिन जैसे ही बोनट खुलेगा तो इसका इंजन ऑन हो जाएगा। आई एम नॉट श्योर व्हाई। और अगर मैं आगे से जाकर इसको बंद कर दूंगा तो फौरन इंजन बंद भी हो जाएगा। आपको अगर इसकी रीजन पता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अभी इस गाड़ी का इंजन ऑन है, लेकिन जैसे ही बंद करूंगा तो ये बंद होगा लाइक दिस। और जहां तक बात है इस पर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, ये भी बैक पे इसमें डिसेंट है। यहाँ पे मेरे पास लेगरूम का भी कोई इशू नहीं है और हेडरूम का भी।
अमेनिटीज भी रेयर पैसेंजर्स के लिए अच्छी हैं, इस तरह से कि यहाँ पे एयर वेंट्स दिए गए हैं, पावर आउटलेट दिए गए हैं, प्रॉपर सेंटर कंसोल भी दिया गया है और ये सेंटर कंसोल है भी कप होल्डर्स के साथ। कप होल्डर भी इसके बहुत खूबसूरत हैं, ब्रश एल्यूमिनियम की फिनिश में हैं और इसके अलावा यहाँ पे एयर बैग्स भी आते हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए। सीट बेल्ट भी दी गई हैं, विंडो सिंगल टैप वाली हैं। एम्बिएंट लाइटिंग इस पर यहाँ भी कंटिन्यू करती है और ये जगह वो है जहाँ पे मोस्टली गाड़ियाँ चीप आउट कर जाती हैं। सिविक में बैक पे एम्बिएंट लाइटिंग नहीं आती, एलेंट्रा या किया वगैरह में बैक पे इवन लेदर भी नहीं आता, फ्रंट पे लेदर दिया गया होता है, यहाँ पे आके वो खा जाते हैं। बट इसके केस में लेदर तो कंटिन्यू किया गया है, एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है, स्पीकर भी दिए गए हैं, ट्विटर भी दिए गए हैं। तो यहाँ पे एमजी ने बिल्कुल चीप आउट नहीं किया और ये बड़ी फिट चीज है। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी के अंडर सिचुएशन की, तो इंजन इसमें 1.5 टर्बो चार्ज प्लग इन हाइब्रिड आता है, ये तो है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक और चीज इंटरेस्टिंग नोटिस की है, वो ये है कि जब भी मैं इस गाड़ी का बोनट ओपन करता हूँ तो इसका इंजन ऑन हो जाता है। आई एम नॉट श्योर व्हाई। बाकी ये गाड़ी क्योंकि प्लग इन हाइब्रिड है, तो ये आप इसको एक दफ़ा चार्ज कर दें तो ये प्योरली 50 किलोमीटर करंट पे चल सकती है। इस गाड़ी को मैंने इससे पहले भी टेस्ट ड्राइव किया है, भगाया है, रन किया है, 0 to 100 किया है, काफ़ी देर यूज़ किया है एसी के साथ, लेकिन कहीं भी इस गाड़ी का इंजन ऑन ही नहीं हुआ। और इसकी चार्जिंग थी तकरीबन 35%, अभी ये 5% पे आ गई है और इसका इंजन ऑन हो गया है। बाकी इस गाड़ी को जब मैं लेकर निकला था ये सब करने के लिए, तब इसकी जो फ्यूल की रेंज थी वो थी 123 किलोमीटर और अभी 122 किलोमीटर है। इतने लंबे टाइम के लिए ये गाड़ी चलती रही है, भागती रही है, सब कुछ इस पर किया है, लेकिन स्टिल इसने फ्यूल लिया ही नहीं। तो ये मेरे ख्याल से बड़ी मजे की चीज़ है। अगर आपके घर पे सोलर है तो आप इस गाड़ी को ला के वापस प्लग कर दें, रात को लगाएं, सुबह 100 होगी और 100% हो जाने के बाद ये 50-60 किलोमीटर ईवी पे कर सकती है और फ्यूल ही नहीं लेगी। तो अगर आप इसको हर रोज़ रात को चार्ज करते रहें सोलर पे तो ये गाड़ी मुफ्त की चलती रहेगी। ये बहुत मजे की चीज़ है। बाकी इसके अलावा ये इंजन कहने को सिर्फ 1500 सीसी और छोटा सा इंजन होता है, लेकिन इस 1500 के ऊपर फिर जो टेक्नोलॉजी स्लैब की गई है उससे इस गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त हो गई है। ये 267 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और ये एक एनॉर्मस फिगर है। पहले 200 से ऊपर हॉर्स पावर वाली गाड़ियाँ बड़ी खास होती थी, मार्क एक्स, कैमरी वगैरह ये फिगर क्रॉस करती थी, लेकिन अब इस तरह की आम गाड़ियों में भी इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस आ रही है और अब सिर्फ टेक्नोलॉजी की गेम है। अब कहने को BYD शार्क 6 अच्छा खासा बड़ा डाला है, बट वो ही 1500 सीसी होता है, 4 सिलेंडर, लेकिन वो गाड़ी 425 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और वो इजीली इस गाड़ी को बीट कर सकती है, रेंज रैप्टर को। अब ये कहने को अच्छी खासी महंगी गाड़ी है, बहुत बड़ी है, 3000 सीसी है, ट्विन टर्बो है, सब कुछ है, लेकिन 1500 सीसी गाड़ियाँ भी इसका कम्पीट कर रही हैं सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से। और सिविक होंडा वगैरह काफ़ी इससे पीछे रह गई हैं क्योंकि उन्होंने कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं कराई। आगे जाके कराएंगे तो वो सर्वाइव कर पाएंगे, वरना ये गाड़ियाँ मार्केट ले जाएंगी। इसके अलावा बाकी इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स ये सब आता है। बोनट के अंदर हाइड्रोलिक दिया गया है, इंसुलेशन दी गई है। एवरेज गाड़ी अगेन 15 से 50 के बीच में रेंज करती है। 15 तब जब ये बिल्कुल फ्यूल पे यूज़ हो और 50 तब जब ये गाड़ी फुली चार्ज होकर आप यूज़ करें, वरना इसके बीच की ही एवरेज आपको मिलेगी, जो कि एक अच्छी एवरेज है इस गाड़ी के लिहाज से। वैसे सिविक वगैरह 12-13 की एवरेज देती हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।